दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइटेंस फ्यूचर पे। दोस्तों, आज हम मई महीने में जो भी करंट अफेयर्स में न्यूज रही हैं उन पे चर्चा करेंगे और उन्हें विस्तार से जानेंगे, जो आपके यूपीएससी मेंस या प्री दोनों पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से यूजफुल हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले हम बात करेंगे वो है मणिपुर इशू। मई महीना जब से शुरू हुआ है तब से मणिपुर के बारे में कुछ एक न्यूज और आर्टिकल्स रोजाना न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। अब हम जानेंगे आखिरकार मणिपुर में चल क्या रहा है, क्यों मणिपुर वाला इशू इतना लाइमलाइट में आ रहा है। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको मणिपुर के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मणिपुर कहाँ पे है, मणिपुर की लोकेशन वगैरह क्या है। हो सकता है यूपीएससी में कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाए कि मणिपुर का बॉर्डर कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता है। तो दोस्तों, मणिपुर जो है उसका निर्माण सन 1972 में किया गया था। इससे पहले ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं बड़े, उनका पार्ट था। फिर 1949 में जो मणिपुर किंगडम था उसको इंडिया में अनेक्शन हुआ था और 1972 तक वो यूनियन टेरिटरी रहा था और 1972 में फाइनली उसको स्टेटहुड दे दिया गया था। मणिपुर की सबसे पहले दोस्तों लोकेशन देख लीजिए, ये मणिपुर की लोकेशन है। मणिपुर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मणिपुर के लेफ्ट में आसाम से बॉर्डर टच होता है, ऊपर की साइड में नागालैंड से और नीचे की साइड में मिजोरम से। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है और राइट साइड में मणिपुर इंटरनेशनल बॉर्डर म्यांमार के साथ शेयर करता है। मणिपुर जो स्टेट है दोस्तों, इसमें मैतेई और कुकी नाम की दो ट्राइब्स हैं जिनकी जो यहाँ पे डोमिनेट करती हैं और जनसंख्या जो है वो मैतेई की ज़्यादा है, वो यहाँ के मेजोरिटी हैं। एन बीरेन सिंह करंटली यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जो खुद मैतेई कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। फिर मणिपुर जो है वो नागालैंड, मिजोरम, आसाम से बॉर्डर शेयर करता है और इसका इंटरनेशनल बॉर्डर है म्यांमार के साथ। मणिपुर जो है उसका एक अंदर की जानकारी ले ले तो ये है कि मणिपुर का जो मेन एरिया, मान लीजिए कि ये जो हमने स्क्रीन पे दिखाया ये मणिपुर है, तो इसका जो, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो हिमालय का भी पार्ट है, हिमालय की जो पूर्वांचल सीरीज है वहाँ का पार्ट है। तो यहाँ पे जो ये भी पर्वतीय एरिया है, तो ये जो मणिपुर का नॉर्थ वाला और साउथ वाला एरिया है ये हिल एरिया है और जो बीच वाला है वो वैली वाला एरिया है। और ये जो वैली वाला एरिया है ये मणिपुर का लगभग 10% लैंड मास है और यहाँ पे मणिपुर की जो है मोस्ट ऑफ मेजोरिटी यानी कि 64 या 65% पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है, जिनमें से मेनली मैतेई हैं। और जो पीछे वाला 90% लैंड मास है मणिपुर का, उसमें मणिपुर की रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड करती है। ठीक है, अब हम अगर पूरा देखेंगे क्या हुआ था मणिपुर में, तो सबसे पहले एक लैंड सर्वे करवाया गया था मणिपुर में, जिसकी वजह से कुछ विलेजेस जो थे उनको फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ के कुछ विलेजेस में अनरेस्ट था। उसके बाद में एन बीरेन सिंह जो कि सीएम है, वो एक जिम को इनॉग्रेट करने के लिए जो चंडपुर डिस्ट्रिक्ट में गए थे और वहाँ पे उनका वेलकम करने के बजाय उनको अपोज किया गया था। फिर धीरे धीरे ये इशू आगे बढ़ते गए और जो मैतेई लोग हैं उनकी डिमांड है कि उनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड किया जाए और इसकी वजह से इन लोगों ने जो हाई कोर्ट है मणिपुर का उसमें एक पेटिशन फाइल किया था। तो जब उन्होंने पेटिशन फाइल किया था तो मैतेई कम्युनिटी के खिलाफ जो दूसरी ट्राइब्स हैं वो उसको अपोज करने लगी कि नहीं, इनको शेड्यूल ट्राइब में मत ऐड करो। और इसी की वजह से जो ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर है उसने द ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च बुलाया था ताकि मैतेई को एसटी लिस्ट में नहीं इंक्लूड किया जाए। इसके लिए उनको एक रैली की गई थी कि जिससे उनकी जो डिमांड है उसको अपोज किया जा सके। फिर कुछ र्यूमर्स थे, जैसे कुकीज़ के बारे में स्प्रेड किया गया कि कुकीज़ जो हैं वो इलीगल माइग्रेंट है, वो रिफ्यूजी है मणिपुर में, इसलिए उनको बाहर निकाला जाए। फिर दूसरा र्यूमर ये हुआ कि जो एंग्लो कुकी वॉर मेमोरियल गेट है उसको मैतेई की जो भीड़ थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने डिस्ट्रक्ट कर दिया है और इसी र्यूमर की वजह से बाद में कुछ हिंसाएं हुई, कुछ लोगों के मर्डर हुए और लास्ट में गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर दिखा गया और गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि शूट एट साइट, जहाँ देखो उड़ा दो गोली से। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में इंटरफेयर किया तो उसके बाद मैटर थोड़ा काम है। हुआ क्या था, मैतेई कम्युनिटी की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि उनको एसटी लिस्ट में ऐड किया जाए। क्यों ऐड किया जाए ये सब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, उन्होंने हाई कोर्ट में पेटिशन डाली कि वो मणिपुर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे कि जो मणिपुर गवर्नमेंट है वो एक रिकमेंडेशन भेजे सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है उसको, और इस रिकमेंडेशन में बताए कि मैतेई जो है उनको एसटी लिस्ट में ऐड किया जाना चाहिए। अब जब ये मेमोरेंडम ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे और उसकी जांच करेंगे और अगर उन्होंने चाहा तो उसको एसटी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जो एसटी लिस्ट है उसमें ऐड करने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। जो पैटिशनर यानी कि मैतेईज हैं
मैतेज कह रहे हैं कि जो आज़ादी थी यानी कि 1949 जब मणिपुर किंगडम है उसको इंडिया में अनेक्स किया गया था, और 1947 की आज़ादी से पहले जो मैतेई लोग थे ये एसटी लिस्ट में ही थे, जबकि उनको आज़ादी के बाद एसटी लिस्ट से निकाल दिया गया था। अब ये लोग कह रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस दे दीजिए ताकि हम अपनी कम्युनिटी को प्रिजर्व कर सकें, हमारी जो लैंड है, एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेज और कल्चर है, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें और प्रिजर्व कर सकें। लेकिन अपोजर्स जो हैं, जो मैतेईज की इन डिमांड्स को अपोज कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि मैतेई डोमिनेट्स बोथ पॉपुलेशन एज वेल एज पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट, क्योंकि जो मणिपुर में लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं उनमें से जो टोटल 60 सीट है वहाँ पे, उनमें से 40 सीट्स वैली रीजन में है, और वैली रीजन में पॉपुलेशन में डोमिनेट करते हैं मैतेई लोग। फिर इनका कहना है कि अदर कम्युनिटीज आर कंसिडरिंग रिस्क बाय इंक्लूजन ऑफ मैतेज इन एसटी लिस्ट। उनको रिस्क ये है कि अगर मैतेज को आपने एसटी लिस्ट में इंक्लूड कर दिया तो उनको खतरा है कि उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और एफर्मेटिव एक्शन है जो गवर्नमेंट देते हैं वो कम हो जाएंगे, इसलिए मैतेज को इस लिस्ट में इंक्लूड मत करो। फिर ये कह रहे हैं कि जो मणिपुरी लैंग्वेज है वो पहले 8th शेड्यूल का पार्ट है, जो कि मैतेई कम्युनिटी की एक मेन लैंग्वेज है। हिंदू सेक्शन जो मैतेई के हैं वो एससीज और ओबीसी कम्युनिटी या फिर कैटेगरी के जो एडवांटेज होते हैं उनको पहले से उठा रहे हैं। और लास्ट में कहते हैं कि मैतेई लोग पहले ही डोमिनेंट हैं पॉपुलेशन में भी, पॉलिटिकली भी और विभिन्न स्पीयर्स में, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि एसटी स्टेटस के थ्रू ही वो अपने प्रिजर्व कल्चर वगैरह को प्रिजर्व कर सकते हैं, इसलिए उन्हें मत दो। मणिपुर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन क्या है मणिपुर की। तो सबसे पहले हमने जैसा कि देख लिया कि 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से स्टेटहुड प्रमोट किया गया था। मणिपुर में ट्राइब्स रहती हैं और वहाँ के लोकेशन यूनिक हैं, इसलिए जो संविधान अमेंडमेंट करके कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए थे मणिपुर के लिए, जिनमें सबसे मैंने आर्टिकल 371 सी में मणिपुर को लेकर कुछ स्पेशल प्रोविजन है, जैसे द प्रेसिडेंट कैन फॉर्म ए कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली उसके लिए राष्ट्रपति एक कमेटी बना सकता है। इस कमेटी में जो हिल एरियाज के लोग हैं वो रहेंगे। अब हिल एरियाज में वही लोग हैं जो पॉपुलेशन को डोमिनेट नहीं करते हैं, हालांकि उनके पास 90% लैंड मास ऑफ द स्टेट है जोग्राफिकल। अगर जब असेंबली कुछ लॉज बनाएगी, रूल्स बनाएगी, तो ये जो कमेटी बनाई है प्रेसिडेंट ने जिसमें हिल एरियाज के लोग हैं, ये लोग उन रूल्स को चेंज कर सकते हैं। और ये जो कमेटी है इसके रेस्पेक्ट में गवर्नर को कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे कि इंश्योर करना कि ये कमेटी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। इस कमेटी को बनाने का पर्पज़ ये था क्योंकि यहाँ पे डोमिनेट मैतेईज करते हैं, तो कुकीज और नागाज जो अदर वहाँ पे ट्राइब्स या उनकी पॉपुलेशन रहती हैं, तो उनके राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए ऐसा प्रोविज़न बनाया गया था। गवर्नर जो है वो एक एनुअल रिपोर्ट देता है प्रेसिडेंट को। ये रिपोर्ट जो हिल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन है उसके रिलेशन में होती हैं। इसके अलावा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव हैं वो मणिपुर गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकती हैं इन एरियाज़ के रिलेशन में, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि मणिपुर लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया था 97 अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में, और इसी एक्ट से नेपाली और कोंकणी को भी 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था, ठीक है दोस्तों। मणिपुर का इशू एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया अच्छे से। थैंक यू।